स्टूडेंट्स, और आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। देखो लेक्चर बनाने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आगे से जो होगा सारे लेक्चर एक कंटिन्यूटी डेली अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, आज का देखो, आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एप्लाइड मैकेनिक्स का। कि आखिरकार देखो एप्लाइड मैकेनिक्स मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए आखिरकार कौन कौन सी ब्रांचों के पास होती है। तो एप्लाइड मैकेनिक्स जो होती है हमारी 4 ब्रांचों के पास, ये फर्स्ट ईयर के पास सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सी ब्रांच? एक मैकेनिकल वालों के पास होता है, एक सिविल के पास, एक इलेक्ट्रिकल, एक आर्किटेक्चर, एक ग्लास एंड सेरामिक। 4 ब्रांचों के पास ये फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट होता है एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो आगे चल के किसी कंपटीशन के अंदर इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और जो आगे की बुकों के अंदर भी इस सब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे अभी ये वाली जो बुक मैकेनिक्स होती है, आगे चल के किसी बुक के अंदर इसका यूज होगा। जैसे आपके सेकंड ईयर में आप जैसे आओगे तो सोम होगी आपके पास, या मैकेनिकल वालों के पास मूस होती है, उसके अंदर इसके सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए इस सब्जेक्ट की अच्छे से अच्छे पकड़ बनानी है, जिससे कि आगे हम किसी भी एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए कुछ आसानी हो। ठीक है, और देखो मेरी कोशिश यही होगी आपके लिए कि यानी इस बुक के अंदर जितनी भी डीपली से डीपली नॉलेज हो मैं आपके लिए सारी पूरी करा के चलूं। ठीक है स्टूडेंट, बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज आपका पहला लेक्चर एप्लाइड मैकेनिक्स का। तो आप सभी तैयार हो? ठीक है, देखो बात करते हैं एप्लाइड मैकेनिक्स की। क्या आखिरकार एप्लाइड मैकेनिक्स होती है तो वो क्या होती है? तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। एप्लाइड तो अगर बात की बात होती है, सबसे पहले आपके लिए मैकेनिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार मैकेनिक्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बताऊंगा कि आखिरकार देखो मैकेनिक्स क्या होती है। देखो अगर मान चलो हमने कोई बॉडी ली है, यानी कोई एक पार्ट है, ठीक है, और इस बॉडी पर क्या लग रही है? कोई फोर्स एक्ट कर रही है। क्या एक्ट कर रही है? फोर्स। ऐसे करके तो देखो अगर इस बॉडी पे क्या एक्ट कर रही है? फोर्स। मैंने बात की कोई हमने सबसे पहले क्या ली है? बॉडी ली है, और इस बॉडी पर ही बॉडी पर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। यानी किसी बॉडी पर लग रही फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है। समझ में नहीं आया? दोबारा से देखते हैं। यानी अगर कोई बॉडी है और उस पर क्या एक्ट कर रही है? फोर्स एक्ट कर रही है, तो यही चीज क्या कहलाती है? यानी इन इसके बारे में स्टडी करके चलेंगे। किसके बारे में? बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में। किस ओनली ध्यान रखना, किस चीज के बारे में? बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। समझ में आया? तो देखो मैं आपके लिए लिखे चलूंगा और आप लोग लिख लेना, नोटिस कर लेना। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। देखो दोबारा से मैं बोल रहा हूं, एक बार आप अच्छे से समझना। ठीक है, स्लो स्लो बोलूंगा, ध्यान से सुनना। विज्ञान की मैकेनिक्स किसे कहती है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहती है? मैकेनिक्स कहते हैं। स्टूडेंट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक के लिख सकते हो। ठीक है, देखो जैसा कि देखो मैंने बताया कि ये जो मैंने जितना लिखा, इस चीज को ना पढ़ के अगर आप इस चीज के लिए माइंड में रखते हो तो यही हमारी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होगी। यानी अगर इस चीज ऐसी तरह फिगर बेस सभी को चीजों के लिए याद रखते हैं तो उस चीज से हमारे लिए आसानी होती है। और एक चीज समझ में आनी चाहिए। देखो अगर चीज हमारे समझ में आएगी, यानी एक माइंड में रहेगी, ये चीज ऐसे होती है, रट्टा तो मारने के लिए कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि रटने से हर एक चीज कुछ टाइम जायज टाइम तक रुकती नहीं है। वो चीज आप पहले समझे, उसके लिए समझ के चलो आखिरकार होती क्या चीज है। तो अगर उस बारे में आपके लिए पता होगा तो आपके लिए कुछ आगे चल के इससे हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि अगर आप अभी रट लिया, 2 दिन रहेगा, याद रहेगा, 3 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, महीने भर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो
तो इससे अच्छा ये है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करो, पहले समझने की कोशिश करो कि आखिरकार बताना क्या चाह रहा है। डेफिनेशन में लिख रहा है तो क्या चीज लिख रही है, अरे मैंने इस पे लिखने ऐसा इसमें और कुछ नहीं लिखा गया है कि बस मैंने दो फिगर बनाए थे। देखो ध्यान से देखना, एक ही बात इसके अंदर बस एक छोटे से डायग्राम से सारी डेफिनेशन लिख जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था, मान के चलेंगे क्या है आपकी कोई एक ये बॉडी है, क्या है कोई एक बॉडी है और इस बॉडी पर क्या एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो यही चीज क्या कहलाती है, यानी कोई बॉडी पर क्या लग रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, और इस फोर्स किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करती है तो वही क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो इससे आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार देखो यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार देखो मैकेनिक्स की जो होती है कुछ ब्रांचेस होती है, कि आखिरकार मैकेनिक्स की जो शाखा होती है वो बेसिकली तीन, सबसे पहले कितनी प्रकार की मैकेनिक्स होती है, तीन प्रकार की मैकेनिक्स के हम तीन टाइपों में मैकेनिक्स के लिए बांट के चलते हैं, ठीक है। यानी मैकेनिक्स के लिए सबसे पहले कितने पार्टों में क्लासिफाई किया जाता है, तीन पार्टों में। कौन कौन से में करते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन सी, सबसे पहले आती है आपकी एक मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। देखो इसमें सभी चीज एक बेसिक आपकी कॉमन लग रही होगी, इसमें भी मैकेनिक्स लिख रहा है, इसमें भी मैकेनिक्स लिख रहा है, इसमें भी मैकेनिक्स लिख रहा है, लेकिन बस डिफरेंट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर रिजिड बॉडी है ये, यहाँ पर डिफॉर्मेबल बॉडी है ये, यहाँ पर फ्लूइड है। तो इसी चीज के हिसाब से ही मैकेनिक्स के अलग अलग ब्रांच हो जाती है। तो देखो मैंने आपके लिए बताया है कि ये मैकेनिक्स क्या होगी, मैकेनिक्स एक ब्रांच की यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब देखो किसके बारे में अध्ययन करते हैं, किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सी बॉडी, किस यानी किस पर, किसी बॉडी पर। तो देखो अगर मान के चलो उसी हिसाब से बात आई, इसमें एक नया वर्ड यूज हुआ, बॉडी तो हम पहले से पढ़ रहे हैं, यानी कोई बॉडी होगी इस पर फोर्स लग रही होगी और उसके बारे में अध्ययन कर रहे होंगे यानी स्टडी करेंगे, तो उसे ये कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं आखिरकार ये रिजिड बॉडी, रिजिड होती क्या चीज है। वैसे देखो उससे पहले आपके लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि आखिरकार टाइप्स ऑफ बॉडी होती है कुछ, कि बॉडी कितने प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। तो देखो बॉडी कितने प्रकार की होती है, बेसिकली बॉडी आपकी चार प्रकार की बॉडी पाई जाती है। कौन कौन सी, एक होती है रिजिड बॉडी, एक होती है इलास्टिक बॉडी, दूसरी होती है प्लास्टिक बॉडी, चौथी होती है इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी। तो देखो मैंने बॉडी बताई आपके लिए, एक रिजिड बॉडी होती है, एक इलास्टिक बॉडी होती है, एक प्लास्टिक बॉडी होती है, एक होती है इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी। देखो चार प्रकार की बॉडी हमारी होती है। तो देखो बात करती है कि आखिरकार ये रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने आपके लिए बताऊं, हिंदी में इसे कहते हैं दृढ़ पिंड कहते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जिस पर यदि आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने के कारण उसके आकार में, नहीं उसकी शेप में कोई चेंजेशन नहीं होता है, जो चेंजेशन होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम रिजिड बॉडी कहते हैं। समझ में आया, अब दोबारा सुनना, ठीक है। यानी रिजिड बॉडी क्या होती है, वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के कारण उसके शेप में यानी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही रिजिड बॉडी कहते हैं। हालांकि ध्यान रखना कोई भी दुनिया के अंदर कोई रिजिड बॉडी नहीं होती है, क्योंकि देखो आप जानते हो कि सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर हार्ड जो माना जाता है वो डायमंड माना जाता है, लेकिन आप भी जानते हो कि डायमंड के लिए भी बहुत सारी शेप दे देते हैं। जब डायमंड के लिए काट सकते हैं, अगर डायमंड ही सबसे ज्यादा हार्ड होता तो इसका मतलब डायमंड किसी से नहीं कट सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी तो किसी चीज से कटा, उसके लिए भी तो शेप दी गई। तो इस हिसाब से बस क्यों समझ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यानी ये एक रिजिड बॉडी है,
हालांकि ऐसी कोई रिजिड बॉडी होती नहीं है दुनिया के अंदर, यानी जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इस दीवार पर भी फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके आकार में भी परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी जो परिवर्तन तो हो रहा है, इसके अंदर चेंजेशन हो रहा है, वो चेंजेशन कितने हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, जिससे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी डायरेक्टली नहीं देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होगी, यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के कारण उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी इलास्टिक बॉडी। तो स्टूडेंट इलास्टिक बॉडी के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, बॉडी में आकार यानी फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन हो रहा था, नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं इलास्टिक बॉडी की, किसकी, इलास्टिक बॉडी की। आखिरकार इलास्टिक बॉडी होती है तो वो क्या होती है। देखो यहाँ पर क्या था, वस्तु पर यानी कोई बॉडी थी, उस पर फोर्स लगाया था, उसके आकार में क्या था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो उसी क्या कह दिया था, रिजिड बॉडी कह दिया था। अब बात करते हैं कि आखिरकार इलास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा कि बॉडी होगी और उस पर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। फोर्स लगेंगे के कारण इस बॉडी में क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन तो होगा, यानी चेंजेशन तो आएगा, लेकिन फोर्स हटाने के बाद क्या होगा, चेंजेशन समाप्त हो जाएगा। यानी वस्तु अपनी जैसी, यानी वस्तु पर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, उसके आकार में चेंजेशन हो रहा होगा। तो अगर यदि वस्तु के आकार में जो चेंजेशन आया है और फोर्स हटाने पर यदि वो समाप्त हो जाता है, वस्तु जैसी थी वैसी की वैसी हो जाती है, अपने पहले रूप में आ जाए। ठीक है, जैसे मान के चलो, सपोज करके चलेंगे, देखो इससे समझ के चलना, मान के चलो ये कोई एक आपकी क्षण है, ठीक है, जो 10 मीटर लंबी है और आपने ऐसा फोर्स लगाया और फोर्स लगाने का इसे ऐसे करके खींचा, तो खींचने के बाद देखा कि ये 20 मीटर लंबी हो गई। कितनी हो गई, 20 मीटर लंबी हो गई। अब इस स्थिति में यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे आप फोर्स के लिए हटा लोगे तो फोर्स को हटाने के बाद यदि ये वापस अपनी ऐसी कैसी स्थिति में आती है, यानी ये दोबारा से कितनी हो जाती है, 10 मीटर की हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप रबड़ के लिए ऐसे करके खींच देते हैं, तो रबड़ को खींचने के बाद क्या होता है, वो अपने ऐसी जैसी थी उतनी लंबी रहती है, लेकिन ऐसा सोच रहे होंगे भैया वो तो थोड़ी लंबी आती है, लेकिन ये लिमिट के अंदर खींचोगे तब, ठीक है, तो वो वापस अपना रूप धारण कर लेती है ना। देखो ऐसी ही है, अगर मान चलो कि अगर ये 10 मीटर, सबसे पहले कितनी थी, 10 मीटर लंबी थी, लेकिन बाद में कितनी होगी, फोर्स लगानी है 20 मीटर, और 20 मीटर पे जैसे आपने फोर्स के लिए हटा लिया तो फोर्स हटाने के बाद ये दोबारा से कितनी होगी, आपकी 10 मीटर की होगी। यानी इसने अपनी ओरिजिन शेप में आ गई कि नहीं आ गई। जब वस्तु अपनी ओरिजिन यानी फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ चेंजेशन यदि फोर्स हटाने पर समाप्त हो जाए, यानी वस्तु जैसी है वैसी की वैसी हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में नहीं आया, यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर समाप्त हो जाता है, यानी वस्तु जैसी है वैसी की वैसी हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में आया, ठीक है, इसमें लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। वह वस्तु जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर समाप्त हो जाता है, उसे ही क्या कहती है, यानी समझ में आया, वह वस्तु जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आए हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसे ही क्या कहती है, उसे ही इलास्टिक बॉडी कहते हैं। स्टूडेंट देखो, आपकी बुकों के अंदर जैसी डेफिनेशन लिखी होगी, मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं अपनी तरफ से जो डेफिनेशन लिखाता हूँ वो थोड़ी इजी होती है, इस वजह से आप बुक में से ना लिख करके आप इसी में से नोट करना, जिससे कि आपके लिए इसे याद करने में थोड़ी आसानी होगी और समझने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना। यानी इलास्टिक बॉडी क्या होती है, वह बॉडी यानी वह वस्तु जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर समाप्त हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कोई बॉडी थी,
इस पर क्या लगा था, फोर्स लगा था, फोर्स के कारण वस्तु के आकार में क्या होता, परिवर्तन हुआ था। और इस फोर्स हटाने पर क्या होता है, वस्तु अपना रूप धारण कर लेती है, वस्तु जैसी है वैसी की वैसी आती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, देखो इलास्टिक बॉडी में क्या था, एक ऐसी हमारे सबसे पहले कौन सी बॉडी आई थी, एक ऐसी बॉडी आई थी जिस पर फोर्स लगने के कारण उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर हमने दूसरी पढ़ी इलास्टिक बॉडी, उसके आकार में क्या हो रहा था, परिवर्तन तो हो रहा था, लेकिन फोर्स हटाने के बाद क्या हो रहा था, वो समाप्त हो जाता था। यानी वस्तु जैसी थी वैसी की वैसी हो जाती थी फोर्स हटाने के बाद। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यानी कोई ऐसी बॉडी होगी जिस पर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा, उसके आकार में तो चेंजेस आएगा, लेकिन फोर्स हटाने के बाद हो सकता है कि हमें उसके आकार में कोई परिवर्तन, यानी जो फोर्स हटाने के बाद वस्तु आकार में आएगा परिवर्तन समाप्त ना हो, यानी वस्तु अपनी ओरिजिन शेप में नहीं आए। जैसे अभी लोहे की छड़ है, अगर आपने उसे मोड़ दोगे तो मोड़ देने के बाद क्या होगा, ऐसे करके बेंड कर दी तो बेंड करने का क्या होगा, ऐसी कैसी रहेगी, यानी मुड़ी अवस्था में तो रहेगी, ये नहीं कि सीधी हो जाएगी, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही चीज क्या होती है, वस्तु के आकार में, यानी अगर मान लो कोई बॉडी है और उस पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में जो परिवर्तन आया फोर्स हटाने पर समाप्त नहीं हुआ, यानी वस्तु अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में आया। तो यानी प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर समाप्त नहीं होता है, यानी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आती है, उसे ही क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ में आया होगा। ठीक है, यानी वह वस्तु जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर समाप्त, यहां पर लिख देंगे, नहीं होता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, इलास्टिक की जगह पे यहां पे क्या लिख देंगे, प्लास्टिक। ठीक है, उसे ही प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका बात करते हैं कि इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी के आगे का, इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। स्टूडेंट्स देखो इसमें बात करें तो हम जानते हैं कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है, यानी जिसमें फोर्स लगेगा उसके आकार, यानी फोर्स लगाने के बाद उसके आकार में क्या हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा, और फोर्स हटाने के बाद वस्तु में आया हुआ परिवर्तन समाप्त हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है, परिवर्तन समाप्त नहीं होता है। तो ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या कहलाता है, मिक्सर होता है, यानी कोई वस्तु होगी और उस वस्तु पर फोर्स लगने के कारण जो वस्तु के आकार में जो परिवर्तन आएगा, फोर्स हटाने पर क्या होगा, कुछ तो उसमें वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें शेष रह जाएगा, उसे ही क्या कहती है, इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ध्यान से सुनना, यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर कुछ ना कुछ तो शेष रहता है, लेकिन कुछ उसमें वापस आ जाता है। ठीक है, तो मानी आया हुआ परिवर्तन कुछ शेष रह जाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। दोबारा से सुनना एक बार, यानी इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन कुछ सीमा तक तो वापस आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें शेष रह जाए, तो उसे ही कहते हैं इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी। समझ में आया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार नोट कर लेना, यानी वह वस्तु जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन, यहां से इसे रफ करते हैं, इसके बाद देखना, आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर वो समाप्त हो जाता है कुछ सीमा तक। हो जाता है और उसमें तक कुछ शेष रह जाता है। समझ में आया ना, उसे ही क्या कहती है, इसे कहती है इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, यानी वह वस्तु जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने पर कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है, लेकिन तथा कुछ शेष रह जाता है, तो उसे क्या कहती है, इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी
कहते हैं। समझ में आया होगा। देखो स्टूडेंट मैंने आपके लिए बताया कि यहाँ पे 4 प्रकार की बॉडी होती है। आखिरकार कौन कौन सी बॉडी होती है? एक रिजिड बॉडी होती है, एक इलास्टिक बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी होती है, इलास्टिक प्लास्टिक बॉडी होती है, और इन सभी के बारे में मैंने आपके लिए बता दिया है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी आखिरकार मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, हमारा कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले बात थी कि आखिरकार इसकी बात चल रही थी, लेकिन मैंने इसके बारे में इसलिए बताया कि इसके बारे में यदि पता होगा तो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, आया है, यानी वर्ड आया है, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में मैंने इस वजह से ये चीज आपके लिए सबसे पहले बताई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो तो बात करते हैं आखिरकार मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कि आखिरकार मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या होती है। अभी मैंने बताया रिजिड बॉडी क्या होती है, यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ रिजिड बॉडी क्या होती है, यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो अब मान के चलो कोई एक ऐसी बॉडी है कि जिस पर, अब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या हो जाएगी, यानी वह बॉडी जिस पर फोर्स, मैकेनिक्स की वह ब्रांच, ये क्या है, ये तीन जो है मैकेनिक्स की तो एक ब्रांच है, तो हम कहेंगे मैकेनिक्स की वह ब्रांच, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रिजिड बॉडी, कैसी बॉडी, किसी रिजिड बॉडी पर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं। अरे आपके लिए मैंने अभी यही बात बताई थी, मैकेनिक्स में क्या करते हैं कि कोई बॉडी होती है और उस पर क्या लगते हैं, फोर्स लगती है, और उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब आखिरकार किसके बारे में अध्ययन करते हैं, किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में, तो यानी बॉडी कौन सी होगी, वो रिजिड बॉडी होगी, तो उसे क्या कह देंगे, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कर देंगे, दोनों का ऐड। ठीक है, यानी मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी रिजिड बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे ही मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, समझ में आया नहीं आया, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं। इसका आती है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब होगा कि देखो यहाँ पर तो होगी, यानी कोई बॉडी होगी जिस पर फोर्स लग रही होगी, और मैकेनिक्स क्या होगी, यानी कोई बॉडी होगी उस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और उसके बारे में स्टडी कर रही होगी, तो वही कहलाती है आपकी मैकेनिक्स कहलाती है। लेकिन वो बॉडी कौन सी होगी, डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। डिफॉर्मेबल का मतलब होगा कि उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा। तो यानी एक ऐसी बॉडी जिस पर यानी फोर्स लगाने का उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, उस पर, इस बॉडी पर लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडी करती है, तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहती है, तो इसी चीज के लिए कहते हैं आगे चल के हम सोम, जो सिविल का एक सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है सेकंड ईयर का, या मैकेनिकल के पास होता है मोस, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसी बुक का नाम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ यानी मैकेनिक्स ऑफ डिफरेंट बॉडी के लिए क्या कहती है, आगे चल के हम सो या मोस, जो एफ का सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट होता है वो यही होता है। मैंने बताया ना कि मैकेनिक्स जो होती है आगे चल के बुकों के अंदर इसका यूज होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जब आपके लिए इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप इन बुकों के अंदर थोड़ी बहुत आपके लिए कठिनाई होगी समझने में उन बुकों के लिए। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैकेनिक्स के लिए डीपली पढ़ना है और हमारे लिए अच्छे से कवर करना है। ठीक है, देखो इसके बाद तो यानी मैकेनिक्स ऑफ डिफरेंट बॉडी क्या होगी, यानी वह बॉडी जिस पर, यानी मैकेनिक्स की वह ब्रांच, यानी मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर, किसी डिफॉर्मेबल बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। दोबारा से सुनना, मैकेनिक्स की वह ब्रांच, वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी डिफॉर्मेबल बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। याद रखना है इस बात को, क्या आखिरकार मैकेनिक्स ऑफ डिफरेंट बॉडी को क्या कहते हैं, आगे चल के हम सोम या मोस कह देते हैं। समझ में नहीं आया, तो यानी अब देखो इसके बाद बात करते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, क्या आखिरकार मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है। यानी देखो यहाँ पर क्या था, कोई बॉडी थी, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी थी, और यहाँ पर क्या थी, एक डिफॉर्मेबल बॉडी थी। अगर आपके लिए डिफॉर्मेबल बॉडी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसके बाद बात करते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मान के चलो कोई बॉडी है, क्या है, कोई एक बॉडी है और उस पर किसी फ्लूइड की सहायता से, किसकी सहायता से, किसी फ्लूइड की सहायता से यदि उस पर फोर्स लग रही है और उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, जिसे हम सेकंड ईयर में जाके कहते हैं हाइड्रोलिक्स।
समझ में आई नहीं है? मैंने बताया था ना इसी चीज का आगे चल के यूज होगा। देखो मैकेनिक्स और टेक्नो बॉडी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोम या मोस कहते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। लेकिन मैकेनिक्स और फ्लूइड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं आगे चल के, हाइड्रोलिक्स कहते हैं। दोबारा से ना मैकेनिक्स और फ्लूइड क्या होगी, यानी कोई एक बॉडी है जिस पर किसकी सहायता से, किसी फ्लूइड की सहायता से यदि फोर्स लग रहा है और उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी किसकी सहायता से, किसी बॉडी पर यदि फोर्स लग, किसी बॉडी पर यदि फ्लूइड की सहायता से, अगर फ्लूइड की सहायता से फोर्स लग रही है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स के मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड कहते हैं, जिसे हम आगे चल के क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स कहते हैं। आई होप कि आपके सभी के समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स मेरी थोड़ी अगर आपके लिए स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि भैया आप थोड़ा स्लो पढ़ाओ, तो वो भी चीज होगी, सब चीज एडजस्ट होगी। वैसे आपके लिए मेरे लिए बताया क्या नहीं, जो चीज मैंने कराई है वो आपके आई होप सभी सारी की सारी चीज आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आपके लिए सभी चीज समझ में आ गई, आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रख करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि आखिरकार देखो मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के बारे में बताया था कि मैकेनिक्स कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मैकेनिक्स होती है। मैंने आपके लिए बताया था कि मैकेनिक्स हमारे कितने प्रकार की होती है, बेसिकली 3 प्रकार की होती है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफरेंट बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। इन चीजों के बारे में आपके लिए देखो अभी तक बताया। तो बात करते हैं आखिरकार अप्लाइड मैकेनिक्स की। आखिरकार अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, तो देखो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है कि यानी देखो अप्लाइड मतलब हुआ अप्लाई किया जाएगा, किस पे अप्लाई किया, क्या चीज अप्लाई किया। देखो मैकेनिक्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, लॉ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका यही लॉ पैराग्राफ यानी समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, लामी थ्योरम होती है, वैगनैन थ्योरम होती है, बलों के बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम होता है, त्रिभुज का नियम होता है। ऐसे बहुत सारे लॉ होंगे और इन लॉ के लिए किसको अप्लाई कराया जाता है, एक बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस का मान निकालने के लिए उसके लिए अप्लाई करते हैं। जब इन लॉ के सारे लॉ का उस फोर्स का मान निकालने के लिए अप्लाई करते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है, अप्लाइड मैकेनिक्स कहलाती है। समझ में आया ना? यानी अगर कोई वस्तु है और उस पर लगने वाले, यानी कोई मैकेनिक्स के अंदर क्या करते चलिए, मैकेनिक्स यानी अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है, ध्यान से सुनना कि अगर कोई वस्तु है और उस पर लगने वाले हैं, कोई वस्तु है और उस पर लगे जो फोर्सेस की यदि वैल्यू निकालनी है हमारे लिए, तो फोर्स की वैल्यू जो निकालेंगे बहुत सारे नियम को अप्लाई करके निकालेंगे। ठीक है, यानी एक उस पर कुछ ना कुछ होगा, एक ने एक या दो जिसमें क्या होंगे, लॉ अप्लाई होंगे, जिसके साथ उस पर वस्तु पर लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समझ में आया अप्लाइड मैकेनिक्स आखिरकार क्या होती है। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा। तो देखो इसके बाद आती है कि आखिरकार टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। टाइप ऑफ मैकेनिक्स, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट देखो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का क्लासिफिकेशन क्या आता है, तो बेसिकली आप जानते हो हमेशा जो वस्तु होती है कितनी अवस्था में स्थित हो सकती है, 2 अवस्थाओं में हो सकती है। कौन कौन सी में, या तो आपकी वस्तु जो आपकी स्थिर होगी या आपकी गतिमान होगी। तो उसी के आधार पर मैकेनिक्स के लिए 2 पार्टों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से में, एक होती है, सबसे पहले ध्यान रखना, ऐसे लिख सकती हो मैकेनिक्स, यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे, इस चार्ट की सहायता से आसानी होती है, ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर आपके लिए चार्ट या डायग्राम बेस पे याद रहती है तो उससे हमारे लिए बहुत फायदा होता है। जिससे कि ऐसा होता है कि कोई भी चीज हमारे जब ऐसे या डायग्राम बेस या चार्ट बेस अगर चीज हम समझ के चलते हैं तो उससे हमारे लिए उसमें याद रखने में थोड़ी आसानी होती है और चीज जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से पार्टों में, एक होती है आपकी स्टैटिक मैकेनिक्स, इसके दूसरी होती है डायनेमिक मैकेनिक्स। ठीक है,
अब स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होती है, डायनेमिक मैकेनिक्स क्या होती है। हम जानते हैं मैकेनिक्स क्या होती है कि यानी कोई वस्तु किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, वही चीज तो मैकेनिक्स कहलाती है। देखो मैकेनिक्स रिजिड बॉडी क्या होती है, यानी एक ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगने के कारण उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, उसे रिजिड बॉडी कहती है। तो यानी जब किसी रिजिड बॉडी पर लगे फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, क्या यानी किसी रिजिड बॉडी पर लगे फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं। समझ में आया होगा। तो देखो क्या अब यहाँ पर क्या था, कोई रिजिड बॉडी होगी और रिजिड बॉडी होगी तो कंडीशन हो सकती है स्थिर, यानी उसकी अवस्था कितनी हो सकती है, दो प्रकार, या तो वो गतिमान होगी या तो वो चल रही होगी। ठीक है, यानी या तो स्थिर रखी हो सकती है या आपकी गतिमान हो सकती है, दो ही प्रकार से तो स्थिर हो सकती है। तो उसी के आधार पर मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के लिए दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा, स्टैटिक मैकेनिक्स, दूसरी होती है आपकी डायनेमिक मैकेनिक्स। अब स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होती है, यानी ध्यान से सुनना कि जब कोई दृढ़ पिंड, जब कोई रिजिड बॉडी स्थिर अवस्था में होती है, किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में होती है, स्टेबल कंडीशन में होती है, तो उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स। ध्यान से सुनना एक और बात, ठीक है। यानी स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होती है, जब कोई दृढ़ पिंड, जब कोई रिजिड बॉडी स्टेबल कंडीशन में होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तब उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, स्टैटिक मैकेनिक्स या स्टैटिक मैकेनिक्स या स्टैटिक मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं। समझ में नहीं आया। अब देखो यहाँ पर वस्तु कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में यानी स्टेबल कंडीशन में। अब यहाँ पर वस्तु कैसी होगी, गतिक अवस्था में होगी यानी चल रही होगी, डायनेमिक मोशन, मोशन की कंडीशन में होगी। ठीक है, तो यानी जब कोई दृढ़ पिंड, जब कोई रिजिड बॉडी गतिमान अवस्था में होती है और उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डायनेमिक मैकेनिक्स कहते हैं। समझ में नहीं आया कि देखो डायनेमिक यहाँ पर क्या था कि वस्तु आपकी कैसी अवस्था में थी, स्थिर अवस्था में थी। कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में थी, और उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रही थी, तो उसे कहते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स। और जब वस्तु आपकी कैसी अवस्था में आती है, गतिमान अवस्था में आती है, तो उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करती है, तो उसे कहते हैं डायनेमिक मैकेनिक्स। समझ में नहीं आया। तो यानी देखो आप जानते हो कोई वस्तु गतिमान कब होती है, जब उस पर फोर्स लगता है, जब फोर्स लगाती है तभी तो वस्तु गतिमान होती है ना। तो देखो अगर इसी हिसाब से इसी चीज को देखते हुए फिर दोबारा से डायनेमिक मैकेनिक्स के लिए दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्टों में, एक होती है आपकी काइनेटिक मैकेनिक्स, इसकी बात होती है काइनेमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, कि देखो काइनेटिक मैकेनिक्स क्या होती है, काइनेटिक मैकेनिक्स जो होती है इसे देखो हिंदी में कहते हैं, काइनेटिक मैकेनिक्स के लिए बल गतिकी कहते हैं। आप देखो इसका संधिविच्छेद करके देखो कि आखिरकार क्या क्या चीज होगी, बल होगा प्लस गति होगी, यानी मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर क्या होगा, बल के साथ साथ गति का भी अध्ययन करेंगे। यानी अगर किस मैकेनिक्स की होगी, ध्यान से सुना, यानी इसी चीज से याद हो जाएगा कि आखिरकार काइनेटिक मैकेनिक्स क्या होती है, कि यानी मैकेनिक्स की वह शाखा, मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले फोर्सेस की भी स्टडी करते हैं, या कह सकते हैं कि बल के साथ साथ वस्तु के अंदर होने वाली गति के बारे में भी अध्ययन करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, काइनेटिक मैकेनिक्स कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से सुनना दोबारा से, काइनेटिक मैकेनिक्स आखिरकार कहते हैं, बल गतिकी किसे कहते हैं, यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति के साथ साथ उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में भी अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं काइनेटिक मैकेनिक्स कहते हैं। समझ में आया। इसका आती है काइनेमेटिक, काइनेटिक मैकेनिक्स इसे कहते हैं शुद्ध गतिकी। देखो यहां पर क्या हो रहा है, केवल शुद्ध गतिकी मतलब केवल क्या होगा, प्योर मोशन होगा, फोर्सेस के बारे में स्टडी नहीं होगी। तो यानी काइनेमेटिक मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स की वह ब्रांच, मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी नहीं करते हैं, वो फोर्सेस के कारण होने वाले मोशन की स्टडी करते हैं। किसकी, यानी केवल किसकी स्टडी करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन उसके कारण वस्तु में होने वाले मोशन, यानी उसके कारण फोर्स के कारण वस्तु में होने वाली गति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, काइनेमेटिक मैकेनिक्स कहते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। देखो एक बार ध्यान से सुनना, ये काइनेटिक मैकेनिक्स क्या थी, यानी
मैकेनिक्स की वह ब्रांच थी जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्स तथा मोशन दोनों चीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी काइनेटिक मैकेनिक्स कहलाते हैं, काइनेटिक, ध्यान रखना। और फोर्स के साथ साथ किसकी भी स्टडी हुई थी, मोशन की, तो इसे कहते हैं काइनेटिक मैकेनिक्स कहते हैं। और काइनेमेटिक क्या हो जाती है कि यानी उसके अंतर्गत, यानी मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत फोर्स की स्टडी नहीं करते लेकिन उसके कारण होने वाले मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, काइनेमेटिक मैकेनिक्स कहते हैं। कि आई होप का आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन आपके लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं। और स्टूडेंट अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।